कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है। कार में एक इंसान बैठा हुआ था। वो जैसे ही उतर करके कार के बाहर आता है तो एक तेज धमाका होता है और जो कार थी वो ब्लास्ट हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे शहर के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे थे। यहाँ पर सीन कट करके हमें मैड नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। मैड के पास एंगस कॉल करता है। दरअसल ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। एंगस उसे जल्दी कंपनी में आने के लिए कहता है। इसके बाद हमें मैड की बीवी हैदर दिखाया जाता है। मैड अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से वो अपनी बीवी और बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। हैदर को कल कुछ काम था इसलिए वो मैड से कहती है कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देगा, लेकिन मैड कहता है कि मुझे खुद काम है और मैं नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद उसकी बीवी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। इस वजह से जो मैड था वो मान जाता है। जैक जो कि मैड का बड़ा बेटा है और जो एमिली है वो उसकी छोटी बेटी है। दरअसल जैक आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल स्किप करने वाला था और जो एमिली थी वो ये बात अपने डैड को बता देती है। जिसके बाद जैक कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मैं स्कूल स्किप नहीं करूंगा। अब मैड अपने बच्चों को अपनी कार में बैठा करके स्कूल ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहा था। मैड एक प्रकार से बिजनेसमैन है और वो अपने कंपनी के शेयर्स को बेचने का काम करता है, लेकिन शेयर्स को बेचना इतना आसान नहीं है, कस्टमर को मनाना पड़ता है। अंगर नाम का एक इंसान उसके पास कॉल करता है और उसके शेयर्स को खरीदने से मना कर देता है, लेकिन इसके बाद मैड बड़ी बातें करता है और उसे शेयर खरीदने के लिए मना लेता है और वो हर एक कस्टमर के साथ ऐसा ही करता है। कुछ समय के बाद कार के अंदर एक फोन बज रहा था। जिसके बाद जैक मैड से कहता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। तब जैक बताता है कि ये फोन ना मेरा है ना एमिली का है। अब मैड फोन को निकालने के बाद उसे रिसीव कर लेता है। कॉल को रिसीव करने के बाद उधर से एक इंसान की आवाज आती है। वो इंसान वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रहा था। वो इंसान मैड से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब सेट किया है। अगर तुम कार से उठने की कोशिश करोगे तो कार ब्लास्ट हो जाएगा। अब इतना सुनने के बाद मैड फोन को कट कर देता है और अपनी तसल्ली के लिए जब वो कार के नीचे चेक करता है तो उसे मालूम चल जाता है कि सच में सीट के नीचे बॉम्ब सेट किया गया है। यह जानने के बाद मैड बहुत डर जाता है और कार को साइड लगा देता है। कार को साइड लगाने के बाद फोन का इस्तेमाल करके वो बॉम्ब का फोटो क्लिक करने लगता है और जब वो फोटो को देखता है तो उसे मालूम चलता है कि सच में बॉम्ब रखा गया है। अब कुछ समय के बाद जिस इंसान ने बॉम्ब को रखा था वो फिर से कॉल करता है। इस बार मैड कान में ईयरफोन लगा करके उस इंसान से बात करने लगता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सारी बात मानेगा, लेकिन उसे और उसके बच्चों को छोड़ दिया जाए। तभी मैड देखता है कि उसके पीछे कोई बाइक लेकर के आ रहा था और मैड को लगता है कि यही वो इंसान है जिसने बॉम्ब को रखा है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी वो इंसान मैड से कहता है कि अपने बच्चों का फोन लेकर के नीचे फेंक दो। जिसके बाद मैड उसकी बात मान करके अपने बच्चों से फोन मांगने लगता है। अब जो एमिली थी वो अपना फोन दे देती है, लेकिन जैक अपना फोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वो इंसान कहता है कि जैक का भी फोन लो वरना मैं बटन को दबा दूंगा। यह कहने के बाद वो इंसान गिनती गिनना शुरू कर देता है, लेकिन गिनती खत्म होती उससे पहले मैड ब्रेक मार करके कार को रोक देता है और जो पीछे बाइक लेकर के आ रहा था वो कार से जाकर के टकरा जाता है। दरअसल जो बाइक से इनका पीछा कर रहा था वो जैक की गर्लफ्रेंड थी और जैक इसी लड़की के साथ स्कूल स्किप करने वाला था। जैक कार से उतरना चाहता था लेकिन मैड कार को लॉक कर देता है और जैक का फोन लेने के लिए वो अपने बच्चों को ये बता देता है कि कार में बॉम्ब रखा गया है और अगर तुम अपना फोन मुझे नहीं दोगे तो हम सब मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद जो जैक था वो अपना फोन देने के लिए तैयार हो जाता है और अब फोन लेने के बाद मैड दोनों का फोन बाहर फेंक देता है। फोन फेंक देने के बाद वो इंसान मैड के पास एक लोकेशन भेजता है और वो मैड को उस लोकेशन पर जाने के लिए कहता है। उसी समय मैड के फोन पर सिल्वेन का फोन आता है और वो मैड को ये बताता है कि उसके कार में किसी ने बॉम्ब रख दिया है और जिसने बॉम्ब को रखा है वो तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। मैड कहता है कि कार से उतरना मत, ठीक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन सिल्वेन की जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बस किसी भी तरीके से कार से बाहर जाना चाहती थी। उसी समय इनके कार के सामने एक पुलिस वाला आ जाता है और लड़की की ऐसी हालत देख करके उसे मालूम चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी समय जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कार को अनलॉक करके बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से एक तेज धमाका होता है और उसकी कार धमाके में ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके को देखने के बाद मैड यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। वो यहाँ से निकल जाता है
और उस इंसान से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो इंसान कहता है कि मैं तुम्हें सबूत देना चाहता था। अब इसके बाद वो इंसान कहता है कि तुम अपनी बीवी हैदर के पास कॉल करो और उससे कहो कि वो बैंक में जा करके तुम्हारे सेफ लॉक को खोले जिसमें तुमने अपना पर्सनल सामान रखा है। अब इसके बाद मैड अपनी बीवी के पास कॉल करता है और वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने काम को छोड़ करके इसी वक्त बैंक में जाए। वो मजाक नहीं कर रहा है क्योंकि उसका और उसके बच्चों का जान खतरे में है। हैदर भी काफी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बैंक पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। जब तक वो बैंक में पहुंचती है तब तक के लिए मैड अपनी कार को साइड में लगा देता है और कुछ समय के बाद जब वो बैंक पहुंच जाती है तो वो मैड के पास कॉल करती है। जो उसे करना था मैड उसे वो चीज बता देता है, जिसके बाद हैदर जा करके उसके सेफ लॉक को खोल करके उसके पर्सनल चीजों को लेके आती है। वो सामान को लेकर के उसके पास आ रहे थे, लेकिन तभी वो इंसान मैड से कहता है कि तुम अपनी बीवी से कहो कि वो सामान उस आदमी को दे दे जो नीला जैकेट पहन करके बैठा हुआ है। अब इसके बाद मैड अपनी बीवी को ये बात फौरन बताता है। इसके बाद उसकी बीवी उन सारे सामान को ले जा करके उस आदमी के सामने रख देती है और जैसे ही वो ये करती है तभी उसके पास पुलिस वाले आकर के उस इंसान को पकड़ लेते हैं। यह देख करके मैड डर जाता है और वो अपनी कार को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। मैड उस इंसान से कहता है कि उन पुलिस वालों को मैंने नहीं बुलाया था, जिसके बाद वो इंसान कहता है कि टेंशन ना लो, उन पुलिस वालों को मैंने ही बुलाया था। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारे मोबाइल पर मैंने एक लोकेशन भेजा है, तुम उस लोकेशन पर जाओ। उस लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद तुम्हें आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद मैड उस लोकेशन पर जाने लगता है। इस बीच मैड अपनी न्यूज को टीवी पर देखता है। तब उसे मालूम चलता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था इन सब के पीछे मैड का नाम लग चुका है। मैड से बात करने के लिए हैदर के फोन से कैप्टन फोन करती हैं और मैड से कहती हैं कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो। जिसके बाद मैड बताता है कि वो अपने बच्चों को कार से नीचे नहीं उतार सकता है। अगर मैं या मेरे बच्चे कार से नीचे उतरेंगे तो तेज धमाका होगा और इस धमाके में हम सब मारे जाएंगे। खैर अब कुछ समय के बाद मैड उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जाना था और यहाँ आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी मुलाकात एंगस से होने वाली है। उस इंसान के कहने पर मैड एंगस के पास कॉल करता है। अब वो इंसान मैड से कहता है कि एंगस से कहो कि तुमने दुबई में 280 मिलियन यूरोस जो छुपा करके रखा हुआ है उन सारे पैसों को वो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दे। अब उस आदमी की यह बात सुनने के बाद मैड एंगस से ऐसा ही कहता है। मैड कहता है कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। एंगस डरा हुआ था, वो सारे पैसों को मैड के बैंक में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद मैड उस इंसान को बताता है कि काम हो गया है, एंगस को जाने दो। लेकिन तभी वो इंसान मैड को कार का बॉक्स खोलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक पिस्टल रखा हुआ था और अब वो इंसान मैड को कहता है कि एंगस को शूट कर दो, या तो एंगस या फिर तुम्हारी फैमिली, दोनों में से किसी एक को ही तुम बचा पाओगे। इसके बाद मैड एंगस को शूट करने वाला था लेकिन आखिरी समय पर वो शूट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो गन को फेंकता है तो एक तेज धमाका होता है जिसमें एंगस की मौत हो जाती है और उस धमाके की वजह से इन लोगों के शरीर पर भी चोटें आ जाती हैं। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा एमिली के पैर में आकर के लग चुका था, जिसकी वजह से उसके पैर में से ढेर सारा ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन एमिली हिम्मत नहीं हारती है, वो अपने पिता से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये हादसा हो जाने के बाद मैड भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो अपनी कार को काफी स्पीड से चलाने लगता है। वो उस इंसान की एक भी बात अब नहीं सुन रहा था। ज्यादा स्पीड कार चलाने की वजह से अब जो पुलिस वाले थे उसके पीछे पड़ गए थे। एक अच्छी बात यह थी कि फोन का सारा नेटवर्क जा चुका था, इसी वजह से उस इंसान से उसकी बातें नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैड ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है, पुलिस वाले उसे घेर करके पकड़ लेते हैं। मैड के पकड़े जाने के बाद जो कैप्टन थी वो उससे बात करने के लिए आती हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग एक मशीन को कार के पास भेज देते हैं ताकि ये लोग कंफर्म कर सकें कि आखिर बॉम्ब को किस जगह पर सेट किया गया है। नीचे के साइड में इन्हें कहीं पर भी बॉम्ब नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद कैप्टन मैड से बात करने के लिए जाती हैं। इस समय कैप्टन के साथ बाकी लोगों का भी पूरा शक मैड के ऊपर ही था। सबका यही मानना था कि इन सब के पीछे मैड का हाथ है, वही है जो बॉम्ब को ब्लास्ट करके अपने कंपनी के क्लाइंट को मार रहा है। इसीलिए कैप्टन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद मैड बताता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। यहाँ पर कैप्टन बताती है कि फोन के नेटवर्क को मैंने ही डाउन किया है, जिस वजह से अब वो इंसान फोन का इस्तेमाल करके भी इस बॉम्ब
बम को नहीं ब्लास्ट कर पाएगा। बम को चेक कर लेने के बाद कार के गेट को बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हें ये मालूम चल जाता है कि पीछे की सीट पर बम नहीं है, इसीलिए ये लोग बच्चों को नीचे उतारने लगते हैं। जैक अपने पिता को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैड उसे भेज देता है। अब बच्चों को चले जाने के बाद कार के अंदर सिर्फ मैड बैठा हुआ था। मैड कैप्टन को बताता है कि जिसके पीछे इन सब का हाथ है वो सारे पैसों को लेना चाहता है, जो पैसे दुबई में छुपा करके हमने रखा है, और वो पैसे क्लाइंट के हैं। कैप्टन कहती है कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद मैड रुकता नहीं है, बल्कि अपनी कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल जो इंसान ये सब कुछ कर रहा था, मैड उससे सामने से मिलना चाहता था, इसलिए मैड उससे फोन पर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे सामने से आकर के मिलो। काफी दूर आगे जाने के बाद मैड देखता है कि कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे। इसी बीच पीछे से मैड के कार पर आकर के एक इंसान बैठ जाता है, और ये वही इंसान है जिससे मैड फोन पर बातें कर रहा था और जो बम को ब्लास्ट कर रहा है। उसके हाथ में मोबाइल फोन था, जिससे इस कार में लगे हुए बम को भी ब्लास्ट किया जा सकता है। खैर इसके बाद जैसे ही वो इंसान अपने चेहरे पर से मास्क हटाता है तो मैड को मालूम चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एंगस है, और वो सिर्फ दुबई में रखे हुए पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन पैसों को लेने के बाद उसका नाम ना आए, इसलिए वो मैड को फंसाना चाहता है। मैड ने जो कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग किया था उन सभी को वो रिकॉर्ड कर लिया था। इसी वजह से मैड के खिलाफ अब एंगस के पास सबूत हो गया था, जैसे कि इन सभी बम को मैड ने ही ब्लास्ट करवाया है सिर्फ पैसों के लिए, और जो सबूत एंगस के पास था मैड को फंसाने के लिए उतना काफी था। एंगस कहता है कि कार को ड्राइव करो वरना मैं बम को ब्लास्ट कर दूंगा। यह सुनने के बाद मैड काफी स्पीड से कार को ड्राइव करने लगता है, और वो कार को ले जाने के बाद जानबूझ करके ठोक देता है। ब्रिज पर एक्सीडेंट होने के बाद उसकी कार अब नीचे लटकने लगी थी। एंगस के हाथों में जो उसका फोन था वो भी अब उसके हाथों से छूट करके नीचे गिर गया था, और एंगस अभी भी उस फोन को लेने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जो मैड था वो अपने सीट बेल्ट को खोल करके पानी में गिर जाता है, और तभी एक तेज धमाका होता है जिसमें एंगस की मौत हो जाती है। और इस तरीके से मैड अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हुए थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।